सभी को मेरा नमस्कार। मैं आज क्लास 10th का सब्जेक्ट सिविक्स का लेसन नंबर सेकंड, जिसका नाम है फेडरलिज्म, जिसे हिंदी में कहते हैं संघवाद, के बारे में कुछ मुख्य बिंदु पर चर्चा करूंगा। तो ध्यान से सारे बच्चे ध्यान लगाएं, जो मैं कह रहा हूं बहुत इम्पोर्टेंट है। बेसिकली फेडरलिज्म उस टाइप की सरकार होती है जिसमें पावर्स सेंट्रल और स्टेट में डिवाइड होती है। तो फीचर्स क्या क्या होते हैं फेडरलिज्म के? फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म पहले मैं हिंदी में बताऊंगा, फिर उसके बाद इंग्लिश में। फेडरलिज्म में दो या उससे ज़्यादा लेवल्स पर गवर्नमेंट होती हैं। जैसे स्टेट गवर्नमेंट सारे देश को कंट्रोल करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट सारे देश को कंट्रोल करती है और स्टेट गवर्नमेंट खाली एक राज्य को कंट्रोल करती है। यह गवर्नमेंट सेम लोगों को कंट्रोल करती है, पर दोनों गवर्नमेंट के एरिया ऑफ कंट्रोल अलग अलग होते हैं। जैसे आर्मी को सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करती है और पुलिस को स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। अब सवाल यह आता है कि कौन सी चीज़ें को सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी और कौन सी चीज़ों को स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी। तो आंसर है कि हर एक फेडरल कंट्री की कॉन्स्टिट्यूशन में बताया जाता है कि कौन सा एरिया, कौन सा डिपार्टमेंट, कौन सी ड्यूटी किस लेवल की गवर्नमेंट के अंडर में आएगी। यानी हर लेवल ऑफ गवर्नमेंट को पावर्स कॉन्स्टिट्यूशनली दी जाती हैं। हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उन्हें कोई भी गवर्नमेंट चेंज नहीं कर सकती। उनमें चेंजेस तभी आएंगे जब सारे लेवल्स की गवर्नमेंट चेंजेस को हाँ बोले। अगर कोई यह दिक्कत हो जाए कि कौन सा डिपार्टमेंट सेंट्रल के अंडर में आएगा या फिर स्टेट के अंडर में आएगा, तो तब कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन को देखकर बताता है कि वो डिपार्टमेंट किसके अंडर में आएगा। सरकार के पास पैसा कहाँ से आएगा, यह भी कॉन्स्टिट्यूशन में बताया जाता है। फेडरलिज्म का यही मोटिव है कि देश में यूनिटी बनी रहे और लोग अपने अपने डिफरेंट कल्चर्स को भी फॉलो कर पाएँ। अब इंग्लिश में मैं रीडिंग कर रहा हूँ उसकी। फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म: देयर आर 2 or more tier of government. Second point, each level of government has its own jurisdiction area of control in specific matters of jurisdictions, taxation and administration. Third point, jurisdiction of each level of government are specified in the Constitution. Fourth point, the fundamental provisions of Constitution cannot be changed by one level of government. Fifth point, in dispute, court interprets Constitution and make the final decision. Sixth point, revenue from where it come. Seventh point, objective of federalism is unity and diversity. आगे फेडरलिज्म दो टाइप की होती है। फर्स्ट है कमिंग टुगेदर फेडरेशंस। इसमें बहुत सारे इंटरडिपेंडेंट स्टेट्स एक साथ आती हैं और एक कंट्री बनाती हैं। इसमें सभी स्टेट्स के पास इक्वल पावर होती हैं। सेंट्रल और स्टेट में भी इक्वल पावर होती हैं। इसका उदाहरण है यूएसए, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रेलिया और भी बहुत सारे देश। सेकंड टाइप है होल्डिंग
टुगेदर फेडरेशन, इसमें बड़ी बड़ी कंट्रीज़ अपने आप को छोटी छोटी स्टेट्स में बांट लेती हैं और उनके साथ मिलकर रूल करती हैं। यहाँ पर हर स्टेट को इक्वल पावर नहीं मिलती, किसी स्टेट के पास ज़्यादा पावर होती हैं और किसी स्टेट के पास कम पावर होती हैं। जैसे इंडिया में जम्मू एंड कश्मीर के पास ज़्यादा पावर्स हैं। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर होती है। इसके एग्ज़ाम्पल उदाहरण हैं जो देश हैं इंडिया, बेल्जियम, स्पेन वगैरह वगैरह और भी बहुत सारे देश। तो इंग्लिश में देख लेते हैं इसको। कमिंग टुगेदर फेडरेशंस, फर्स्ट पॉइंट, मैनी इंडिपेंडेंट स्टेट्स कम टुगेदर टू फॉर्म ए बिगर यूनिट। Second point, all states have equal powers. Third point, state and central governments are equally powerful. Examples, USA, Switzerland, Australia, etc. Second type, holding together federation. First point, a large country decides to divide powers between state and central government. Second point, states have unequal powers. Third point, central government is more powerful. Example, India, Belgium, Spain, etc. तो अब इंडिया के बारे में बात करते हैं कि क्या इंडिया फेडरल कंट्री है कि नहीं। इज़ इंडिया ए फेडरल कंट्री? क्वेश्चन मार्क। इंडिया में 3 लेवल्स पर गवर्नमेंट होती हैं। फर्स्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट, सेकंड है स्टेट गवर्नमेंट, थर्ड है लोकल गवर्नमेंट। यानी फेडरलिज्म का जो बेसिक कंडीशन है कि एक से ज़्यादा गवर्नमेंट होनी चाहिए, तो वो हम पूरी करते हैं। 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट है ना, सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल इंडिया के अंदर ना। जुडिशन ऑफ ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट इज स्पेसिफाइड इन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी इंडिया में संविधान में भी यह बता रखा है कि कौन सा एरिया और कौन सा डिपार्टमेंट किस लेवल की गवर्नमेंट के अंडर में होगा। थर्ड पॉइंट, इंडिया इज़ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशंस। यानी मैंने आपको बताया था कि होल्डिंग टुगेदर फेडरेशंस में सब स्टेट्स को इक्वली पावर नहीं मिली हुई होती हैं और इंडिया में जम्मू एंड कश्मीर स्टेट के पास ज़्यादा पावर हैं और जम्मू एंड कश्मीर के पास अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन भी है। फोर्थ पॉइंट है, नीड्स 2/3 वोट्स इन लोकसभा एंड राज्यसभा प्लस मोर दैट हाफ स्टेट मस्ट पास द बिल टू चेंज बेसिक लॉ। मतलब इंडिया में भी संविधान के बेसिक लॉ को चेंज करने के लिए दोनों लोकसभा और राज्यसभा में 2/3 मेजॉरिटी से बिल पास होना चाहिए और टोटल स्टेट्स में से आधी से ज़्यादा स्टेट्स को वो बिल पास करना पड़ेगा, तभी वो लागू होगा। फिफ्थ पॉइंट, इन डिस्प्यूट्स बिटवीन स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट्स मेक्स ए डिसीज़न। यानी मान लो कभी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच मतभेद हो जाते हैं किसी चीज़ को लेकर, तो सुप्रीम कोर्ट अपना डिसीज़न सुनाएगा जो कि फाइनल डिसीज़न होगा। कॉन्स्टिट्यूशन में 4 लिस्ट होती हैं जिसमें गवर्नमेंट को उनका एरिया बताया गया है। फर्स्ट है यूनियन लिस्ट। इस लिस्ट में वह सारी चीज़ें आती हैं जो पूरे देश में सेम होती हैं, यह कह सकते हैं कि पूरे देश के लिए इम्पोर्टेंट होती हैं, जैसे देश की सिक्योरिटी या देश की करेंसी वगैरह वगैरह। और ऐसी चीज़ों को सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। इनके एग्जाम्पल है करेंसी,
फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस, बैंक वगैरह वगैरह। इस लिस्ट में टोटल 97 सब्जेक्ट्स हैं। यहाँ सब्जेक्ट का मतलब है बेटा एरिया, जैसे डिफेंस एक सब्जेक्ट है ये। सेकंड है स्टेट लिस्ट। इस लिस्ट में वो चीज़ें हैं जो हमारी डेली लाइफ के रिलेटेड होती हैं और एक लोकल एरिया के लिए अच्छे होते हैं। इस लिस्ट में टोटल 66 सब्जेक्ट हैं जिन्हें स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। इनके एग्जाम्पल्स हैं पुलिस, ट्रेड, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, कॉमर्स, ईटीसी। थर्ड है कॉन्करेंट लिस्ट। इसमें वो सब्जेक्ट आते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं और इन्हें सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल करते हैं। इसमें टोटल 47 सब्जेक्ट हैं, जैसे एजुकेशन, मैरिज, एडॉप्शन, ईटीसी। फोर्थ है रेजिडरी लिस्ट। इसमें वो सब्जेक्ट आते हैं जो अभी नए नए बने हैं, जैसे कंप्यूटर साइंस जो अभी अभी आया है। और संविधान के अनुसार इन सब रेजिडरी लिस्ट को सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करेगा और इस लिस्ट में आने वाले सब्जेक्ट के लिए लॉज भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही बनाएगा। जब हमारे देश आज़ाद हुआ था तब हमारे देश के लोग यह डिमांड कर रहे थे कि लैंग्वेज के बेसिस पर स्टेट्स को डिवाइड करें, लेकिन गवर्नमेंट इसको अवॉइड करती रही बिकॉज ऑफ यूनिटी। एकता में किसी प्रकार की कोई कमी या फिर मतभेद ना हो जाए, इसलिए गवर्नमेंट मना करती रही। पर कुछ समय बाद गवर्नमेंट ने कुछ स्टेट्स को लैंग्वेज के बेसिस पर डिवाइड कर दिया। उससे उन स्टेट्स की डेवलपमेंट बहुत अच्छे से हुई और देश में यूनिटी भी बढ़ी। तो गवर्नमेंट की लैंग्वेज पॉलिसीज़ के बारे में जानते हैं। फर्स्ट पॉइंट है नो नेशनल लैंग्वेज, मतलब इंडिया का संविधान किसी भी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज नहीं मानता है। सेकंड, हिंदी इज़ ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। इंडिया में 40% लोग हिंदी बोलते हैं, तो इसलिए हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया। थर्ड पॉइंट, 21 लैंग्वेज आर रिकॉग्नाइज्ड एज शेड्यूल्ड लैंग्वेज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। हिंदी के अलावा, मतलब हिंदी के अलावा और 21 लैंग्वेजेस भाषाओं को संविधान ने शेड्यूल्ड लैंग्वेज का स्टेटस दिया। फोर्थ पॉइंट, कैंडिडेट कैन ऑप्शन टू टेक एग्जामिनेशन इन एनी ऑफ दीज 22 लैंग्वेजेस फॉर ए सेंट्रल गवर्नमेंट पोजीशन। मतलब इंडिया के अंदर जितने भी एग्ज़ाम होते हैं जो गवर्नमेंट कराती है, वो हम लोग इन 22 लैंग्वेज में किसी लैंग्वेज में दे सकते हैं। फिफ्थ, स्टेट्स हैव देयर ओन ऑफिशियल लैंग्वेज। राज्यों की भी अपनी अपनी अलग ऑफिशियल भाषाएं होती हैं जिसमें सारे स्टेट्स डिपार्टमेंट काम करते हैं। सिक्स्थ पॉइंट, इंग्लिश एक्ट एज मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट और इंटर स्टेट गवर्नमेंट वर्क। मतलब जब भी कोई काम सेंट्रल और स्टेट या एक स्टेट से दूसरी स्टेट में होता है तो उसमें इंग्लिश लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है। अब ये बताता हूँ कि आज़ादी के बाद से सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच के रिश्ते कैसे रहे।
तो टॉपिक है सेंट्रल स्टेट रिलेशंस। फर्स्ट पॉइंट, फॉर ए लॉन्ग टाइम सेम पार्टी रूल्ड एंड सेंट्रल एंड स्टेट। दिस did not allow state government to exercise their rights as autonomous federal units। मतलब तो पहले तो इंडिया में सिर्फ एक ही पार्टी थी, कांग्रेस। तो यह सेंट्रल में भी रूल करती थी और स्टेट में भी यही रूल करती थी। तो तब तो वह चीज़ होती थी जो कांग्रेस पार्टी चाहती थी। सेकंड पॉइंट, इफ़ द पार्टी रूलिंग इन सेंट्रल एंड स्टेट वाज डिफरेंट, द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफन मिसयूज्ड द कॉन्स्टिट्यूशन टू डिसमिस द स्टेट गवर्नमेंट। यानी कुछ समय बाद धीरे धीरे लोकल पार्टीज़ बनी और कुछ स्टेट्स में जीत भी गईं, लेकिन उन पार्टीज़ को सेंट्रल गवर्नमेंट अच्छी तरह से रूल नहीं करने देती थी और कभी कभी संविधान का मिसयूज़ करके स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस भी कर देती थी। थर्ड पॉइंट, 1990 नो सिंगल पार्टी हैड मेजॉरिटी द एरा ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट स्टार्टेड। मतलब 1990 में सिचुएशन में बदलाव आया क्योंकि सेंट्रल में किसी एक पार्टी की सरकार नहीं बनी, जिस कारण बहुत सारी पार्टीज़ को मिलकर एक सरकार बनानी पड़ी, जिसे हम कोलिशन गवर्नमेंट कहते हैं। इससे पावर्स को शेयर करना पड़ा और स्टेट गवर्नमेंट को भी उन्हें उनकी पावर्स का यूज़ करने का कोई रोक नहीं सकता था। मतलब 4 पॉइंट हैं। चौथा पॉइंट है, स्टेट गवर्नमेंट नाउ रूल्ड ए ऑटोनोमसली एंड बिकेम पावरफुल। तो बताया ना मैंने आपको ही पहले कि स्टेट गवर्नमेंट को भी उनकी पावर्स का इस्तेमाल करने से कोई रोक नहीं सकता था। अब जो भी करना चाहती थी वो कर सकती थी। फिफ्थ पॉइंट, इट बिकेम डिफ़िकल्ट टू डिसमिस द स्टेट गवर्नमेंट। और कोलिशन की वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट को डिसमिस नहीं कर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस नहीं कर पा रही थी। तो अब बात करते हैं डिसेंट्रलाइजेशन की। तो डिसेंट्रलाइजेशन उसे कहते हैं जब सेंट्रल से और स्टेट से पावर जीतकर लोकल गवर्नमेंट में दी जाती हैं। इंडिया में आप जानते हो, इंडिया में गांव में इस गवर्नमेंट को पंचायत के नाम से जानते हैं और इसका हेड होता है सरपंच। वहीं शहरों में हम इसे म्यूनिसिपैलिटी के नाम से जानते हैं और इसका हेड होता है मेयर। इंडिया में 1992 में बहुत अच्छे से डिसेंट्रलाइजेशन हुआ था और इससे हमारी लोकल गवर्नमेंट यानी थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट के पास और भी ज़्यादा पावर आ गई थी। तो 1992 में क्या अमेंडमेंट हुए थे वो सुनो सारे बच्चे ध्यान से। फर्स्ट है रेगुलर इलेक्शंस, यानी तब से लोकल गवर्नमेंट के लिए भी रेगुलर इलेक्शंस होना ज़रूरी हो गया है। सेकंड, सीट्स वर रिजर्व्ड फॉर SC, ST एंड OBC, यानी इलेक्शन में कुछ सीट्स SC, ST और OBC के लिए रिजर्व रखी गईं। थर्ड, 1/3 सीट वर रिजर्व फॉर वुमेन, यानी इसमें से 1/3 सीट महिलाओं के लिए रिजर्व कर दी गई। फोर्थ, स्टेट इलेक्शन कमीशन कंडक्ट्स दिस इलेक्शन, यानी यह इलेक्शन स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता था, जो कि एक इंडिपेंडेंट बॉडी था, यानी इसे कोई भी गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करती थी। फिफ्थ पॉइंट, स्टेट गवर्नमेंट हैज़ टू शेयर इट पावर एंड रेवेन्यू विद लोकल गवर्नमेंट, यानी स्टेट गवर्नमेंट को पावर और पैसे दोनों लोकल गवर्नमेंट के साथ शेयर करने पड़ेंगे।
नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ रूरल लोकल गवर्नमेंट। हर एक गांव में एक गांव पंचायत होती है और फिर कुछ गांव मिलकर एक पंचायत समिति बनाते हैं और फिर एक डिस्ट्रिक्ट में जितनी भी पंचायत समिति होती हैं वो मिलकर एक जिला परिषद बनाती हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये चैप्टर के जो मुख्य बिंदु मैंने बताए हैं वो समझ में आए होंगे। जो भी आपके समस्याएं हैं वो कमेंट करें, मैं उनको ज़रूर उत्तर दूंगा। जब तक घर में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।